सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग ईडियम्स के टॉप 30 क्वेश्चंस करने वाले हैं जो हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम से लेकर के स्कूल एग्ज़ाम तक आता है। अगर ये टॉप 30 ईडियम्स हम कर लेते हैं तो इन सभी में से कोई ना कोई 4-5 ऐसे ईडियम ज़रूर होते हैं जो हमें हर एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये हर एग्ज़ाम से लिए हुए स्पेशल ईडियम्स के क्वेश्चन हैं। सो ये 30 आप ईडियम्स के क्वेश्चन ज़रूर याद करें। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए ताकि और भी ईडियम्स और फ्रेजेस और भी टाइप के क्वेश्चन जो मैं डालूँ वीडियोस तो वो आप तक पहुँचे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। पहला ईडियम है हमारा बाय डीन ऑफ। ठीक है, तो बाय डीन ऑफ जो ईडियम है इसका अर्थ हिंदी में क्या होता है? बाय मीन ऑफ। ठीक है, तो अगर मैं हिंदी अर्थ लिखती तो एग्जामिनेशन में तो इसका हिंदी अर्थ नहीं आता है, इंग्लिश ही मीनिंग होता है, पर वो क्या होता है? सिंप्लीफाई मीनिंग होता है, बिल्कुल सिंपल किया हुआ मीनिंग होता है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर हिंदी मीनिंग नहीं लिख सकती थी, लेकिन मैं आपको सुविधा के लिए बताते चलूँगी इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा। ठीक है, एग्जामिनेशन में आपको हिंदी नहीं मिलेगा, इंग्लिश मिलेगा। तो जो हमारा पहला ईडियम है बाय डीन ऑफ। ठीक है, तो बाय डीन ऑफ का मतलब क्या होगा? बाय मीन ऑफ। ठीक है, यानी कि उसका मतलब, किसी चीज़ का जो मतलब होता है ना, बोलते हैं ना इसका मतलब ये है, तो वहीं यहाँ पर बाय डीन ऑफ ईडियम का मतलब क्या हो जाएगा? बाय मीन ऑफ। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा हमारा बाय डीन ऑफ का क्या हो जाएगा? बाय मीन ऑफ। यहाँ नेक्स्ट हमारा ईडियम है कैप्शन पनिशमेंट। ठीक है, तो कैप्टन पनिशमेंट की बात आती है तो हमें इससे ये नहीं लग रहा है कि अरे कैप्टन, यानी कि आर्मी में हम देखते हैं कि जो कैप्टन होते हैं ना वो जो पनिशमेंट देते हैं ना तो बड़ा ही हार्ड पनिशमेंट होता है, और वो भी कैसा पनिशमेंट होता है? बिल्कुल ऐसा लगता है कि डेथ पनिशमेंट है। ठीक है, क्योंकि आर्मी में रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, तो जो पनिशमेंट दिया जाता है कैप्टन के द्वारा जो ट्रेनिंग करवाते हैं तो वो कैसा पनिशमेंट देते हैं हम लोगों को? बिल्कुल डेथ पनिशमेंट देते हैं। तो इसका अर्थ किस तरह से याद रखेंगे? कैप्टन पनिशमेंट का अर्थ कैसे याद रखोगे? ऐसे याद रखोगे कि जो कैप्टन होते हैं ना वो बिल्कुल ही डेथ पनिशमेंट देते हैं, तो इसीलिए डेथ पेनल्टी इसका याद रखना है। ठीक है, डेथ पेनल्टी इसका याद रखना कि जो कैप्टन होते हैं वो कैसे हमें पनिशमेंट देते हैं, तो डेथ पेनल्टी पनिशमेंट हमें देते हैं। ठीक है, कैसा? डेथ पेनल्टी। ओके, नेक्स्ट ईडियम है अ मैन ऑफ लेटर्स। ठीक है, अ मैन ऑफ लेटर्स मतलब क्या हो गया? एक व्यक्ति लेटर का, बिल्कुल नहीं, इसका अर्थ ये नहीं होता है। अ मैन ऑफ लेटर का अर्थ बोलूँ तो अ लिटरली पर्सन। ठीक है, लिटरली का अर्थ क्या होता है? कमेंट करना तो ज़रा कितनों को पता है। तो देखो, लिटरली का मतलब होता है बिल्कुल वास्तविक। ठीक है, एक बिल्कुल वास्तविक रियलिस्टिक पर्सन जो होता है, वास्तविक पर्सन होता है, पता है ना कि मैं लिटरली पर्सन हूँ, मैं बिल्कुल वास्तविक पर्सन हूँ, मैं जैसा हूँ वैसा हूँ। ठीक है, तो उसका मतलब ही यही होता है। तो अ मैन ऑफ लेटर, आपको नहीं लगता है इसका लेटर का कहने का मतलब है एक व्यक्ति जो है वो लेटर दे रहा है आपको? तो जब एक व्यक्ति लेटर दे रहा है तो इसका मतलब कह सकते हो कि कितना वो सीधा व्यक्ति होगा। ठीक है, आपको डायरेक्ट ना बोल करके लेटर दे रहा है किसी चीज़ के लिए, तो इसका मतलब कि वो ऐसा नहीं कि वो लफंगा है या फिर कुछ इस तरह का। लेटर हम ऐसे जान सकते हैं कि लड़के लड़की को लेटर दे रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर वो बदमाश टाइप का होता तो लेटर नहीं देता है, बदतमीजी करता है, तो एक अलग टाइप के वो लड़के होते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि वो हैरेस करने का कोशिश कर रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक लड़का है जो अपनी फीलिंग को एक्सेप्ट कर रहा है, अपनी फीलिंग को बताना चाह रहा है और जानना चाह रहा है कि आपकी फीलिंग क्या है। तो अ मैन ऑफ लेटर। ठीक है, एक मैन है जो आपको लेटर दे रहा है, तो अब बताओ वो कैसा इंसान होगा? एक व्यक्ति जो आपको लेटर दे रहा है वो कैसा इंसान होगा? तो वो एक लिटरली पर्सन होगा ना, वो ना लफंगा है ना लुच्चा है वगैरह वगैरह कुछ नहीं है। ठीक है, वो आपको बस लेटर दे रहा है, अपनी फीलिंग आप तक बता रहा है। ठीक है, अब इन योर हैंड्स, ये आपके हाथों में है कि आप उस लेटर को एक्सेप्ट करते हो, आप कैसे हैंडल करते हो, आप मना करते हो, हाँ करते हो। तो इस तरह से हम इसको याद रखते हैं इस इडियम को कि अ मैन ऑफ लेटर, और ये वीवीआई है। ठीक है, इसको हमेशा याद रखना कि हर कम्पिटिटिव एग्जाम में जो होगा ये आपका आता है, ये वीवीआई इडियम हो जाता है अ मैन ऑफ लेटर। तो इसको इसी तरह याद रखना है कि इंसान जो होता है आपको लेटर दे रहा है, यानी कि कई इंसान लड़के होते हैं जो बदतमीजी छेड़खानी करते हैं, लेकिन कुछ लड़के लिटरली ऐसा होते हैं जो अगर पसंद करेंगे तो आपको डायरेक्टली बता देंगे। ठीक है, हाँ या ना आप कर दोगे तो फिर आपको टीज नहीं करेंगे, किसी तरह से आपको परेशान नहीं करते। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया अ मैन ऑफ लेटर का अ लिटरली पर्सन। क्या हो गया? अ लिटरली पर्सन हो गया। तो आई होप सो आपको ये समझ में आ गया। बिल्कुल इसी तरह से स्टोरी वे में आपको सारा इडियम्स होगा याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हो जाता है ड्रॉप इन। ठीक है, अगर हम बात करें ड्रॉप इन का तो इसका अर्थ हो जाता है विजिट कैजुअली। कैजुअली का अर्थ होता है बिल्कुल साधारण रूप से, इसी तरह हम कभी मिलने चल जाते हैं, जैसे कि आपकी फ्रेंड है तो आप बिल्कुल उसी तरह, अगर आप ट्यूशन से जा रहे हो, घर से जा रहे हो, तो आपको रास्ते में उसका घर पड़ता है तो आप नॉर्मली उसे जाके मिला है, कैसी है, ठीक है, क्या कर रही है, सब ठीक चल रहा है कि नहीं, तो एक नॉर्मली विजिट हो जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं? कैजुअली या नॉर्मली भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ड्रॉप इन का अर्थ विजिट कैजुअली होगा, उसको कैसे याद रखोगे?
तो इसके लिए हमेशा याद रखो कि हम कहीं जाते हैं टेम्पू, ऑटो या फिर किसी चीज़ से, बाइक से, तो हम क्या बोलते हैं, भैया हमको वहाँ तक छोड़ देना, भैया मुझे मार्केट तक छोड़ देना, भैया मुझे अस्पताल तक छोड़ देना, भैया मुझे यहाँ गली तक छोड़ देना, मेरी दोस्त का घर है, भैया मुझे वहाँ छोड़ देना, अंकल मुझे वहाँ छोड़ देना। तो बोलते हैं ना ड्रॉप मी देयर, ठीक है। तो ड्रॉप इन जो होता है उसका अर्थ क्या हम बोलेंगे, कहीं छोड़ देना। तो कहीं छोड़ दे रहा है तो हम कहीं ना कहीं तो जा रहे हैं, तो इसका मतलब हम विजिट कैजुअली हो जाएगा, ठीक है। अगर मार्केट भी जा रहे हैं तो कैजुअली मार्केट जा रहे हैं, काम है काम से जा रहे हैं, कोई बड़ा ऐसा कोई नहीं कि मार्केट में हमें बुलाया गया है, सम्मानित किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ड्रॉप इन का अर्थ हम कहीं जा रहे हैं, हम कहीं उतरेंगे, तो विजिट कैजुअली, इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हो गया। नेक्स्ट इडियम होता है बाय लीप्स एंड बाउंड्स, ठीक है, बाय लीप्स एंड बाउंड्स, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या हो जाता है, इसका अर्थ होता है ग्रोइंग रैपिडली, ठीक है, यानी कि बिल्कुल मतलब रैपिडली ग्रो कर रहे हो आप, ठीक है। बाय लीप्स एंड बाउंड्स का अर्थ होता है एकदम रैपिडली ग्रो करना। जैसे कि लीप्स एंड बाउंड्स, जैसे कि आप पत्तों को याद रख सकते हैं, जो पत्ते होती हैं बाउंड्स होते हैं, तो बाउंड्स से आप ये याद रख सकते हैं कि जो पत्ते होती हैं उनके जो आप पूरे मैं बात करूँ तो उनका जो मतलब वो क्या बोलते हैं, उनकी जो लताएं होती हैं, टहनियाँ होती हैं, सब पत्ते टहनियाँ ये सब शाखाएं क्या होती है, ग्रो करती है, किस तरह से रैपिडली बढ़ती हैं, ठीक है। बोलते ना बिल्कुल रैपिडली बढ़ती हैं। वो कैसे बढ़ती हैं, बाय लीव्स एंड बाउंड्स जो होता है वो ग्रोइंग रैपिडली होते हैं, यानी कि कैसे, जब हम उनका सेवा करते हैं, उनको अच्छे से प्लांटिंग करते हैं, ठीक है, उनका केयर ऑफ करते हैं, तो क्या होंगे, जो लीव्स और जो बाउंड्स होंगे किसी भी पौधे की, वो क्या करेंगे, ग्रो करेंगे रैपिडली। तो जब भी आपको बोल दिया जाए बाय लीव्स एंड बाउंड्स, तो उसका अर्थ क्या निकालोगे, ग्रोइंग रैपिडली, ठीक है। तो इसका जो आप निकालोगे वो क्या होता है, मीनिंग ग्रोइंग रैपिडली होता है, ओके, ग्रोइंग रैपिडली। तो इसको आप इसी तरह से याद रखना, जब भी पौधे के लीव्स होते हैं, बाउंड्स होते हैं, उसको हम केयर कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ लीव्स होना चाहिए, लेकिन आप लीव्स से याद रखना ना, आप हिंदी अर्थ इसी से निकाल लेना कि लीव्स बोल रहा है यानी कि पत्ती बोल रहा है, ठीक है, लेकिन इसका अर्थ लीव्स नहीं होता, यानी पत्तियाँ नहीं होता, वो अलग होता है, ये अलग वर्ड है। लेकिन यहाँ पर याद रखने के लिए मैं बोल रही हूँ, बाय लीव्स एंड बाउंड्स आप कैसे याद रखोगे कि ग्रोइंग रैपिडली, जो पत्तियाँ होती हैं, उनकी तनाएं होती हैं, कैसी बढ़ रही है, ग्रोइंग रैपिडली, ठीक है। बोलते हैं कैसी बढ़ रही है भाई, तो वो ग्रोइंग रैपिडली बढ़ रही है, ओके। नेक्स्ट इडियम हमारा वो यहाँ पे आ जा रहा है गेटिंग बटरफ्लाइज इन वंस स्टोमच, ठीक है, गेटिंग बटरफ्लाइज इन वंस स्टोमच, इसका अर्थ क्या होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही हार्ड लगता है सबको कि बहुत हार्ड है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं इडियम्स, ठीक है। इसको मैं अब बता रही हूँ कैसे बनेगा कि तो गेटिंग बटरफ्लाइज इन वंस स्टोमच, तो इसका अर्थ क्या होगा, तो टू बी एंग्जियस एंड नर्वस। देखो अब किसी के, अभी मैं बात कर रही हूँ कि कोई जो व्यक्ति है उसके स्टोमच में क्या हो रहा है, ठीक है, गेटिंग बटरफ्लाइज, ठीक है, यानी कि एक व्यक्ति है, ठीक है, जिसके पेट में, यानी कि स्टोमच याद रखते हो, किसी के पेट में, ठीक है, तो उसके पेट में क्या हो रहा है, गेटिंग बटरफ्लाइज इन वंस स्टोमच का अर्थ हो रहा है किसी व्यक्ति के पेट में जो होता है ना, बटरफ्लाइज बोलते ना, लड्डू फूट रहा है मन में, तो यहाँ पे मन में लड्डू फूट नहीं रहा है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो व्यक्ति है, कोई एक वंश है जिसके पेट में जो होता है ना, बटरफ्लाइज जो होता है ना, बटरफ्लाइज याद रखना, तितलियाँ उड़ रही हैं किसी के पेट में। अब किसी के पेट में तितलियाँ उड़ रही हैं, तो मन में लड्डू फूटना का अर्थ तो हमें पता होता है, बड़ा खुश हो रहा है, मन में लड्डू फूट रहा है, ख्याली पुलाव बना रहा है, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पर बोल रहा है गेटिंग बटरफ्लाइज इन वंस स्टोमच, यानी कि किसी का जो स्टोमच में बटरफ्लाई गेटिंग हो रहा है, यानी कि बटरफ्लाई उसको मिल रहा है, पेट में बटरफ्लाई उसको लग रहा है, यानी कि उसको क्या हुआ, नर्वस हो रहा है, वो एनेक्सियस हो रहा है। हम देखते हैं कभी भी मीटिंग में जा रहे हैं तो बोलते हैं नहीं यार बड़ा नर्वस फील हो रहा है, ठीक है, हम बोलते हैं ना नर्वस फील हो रहा है। कभी किसी से मिलना हो, अक्सर हमें मिलना होता है ना किसी से, तो जब भी किसी खास से मिलने जाते हैं तो हमें नर्वस फील हो जाता है, ठीक है, आपको भी हुआ होगा, तो नर्वस फील तो होता ही है, ठीक है। या फिर कहीं एक इंपॉर्टेंट काम करने जाना है, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट लाइफ में करना है, तो नर्वस होता है, एंग्जियस हो जाते हैं हम, ठीक है। तो क्या हो जाता है, कई बार टेंशन होता है, तो किसी का अलग अलग एक्सप्रेशन वे होता है टेंशन को एक्सप्रेस करने का। कोई जो व्यक्ति ज़्यादा पानी पीता है, कोई व्यक्ति का हाथ पैर थोड़ा सा कांपने लगता है, कोई व्यक्ति जो पसीना आने लगता है, कोई व्यक्ति ऐसा होता है इसका पेट भी गुड़गुड़ करने लगता है टेंशन से, ठीक है। आई एम टेलिंग यू दिस, ऐसा होता है, ठीक है। आप पूछ सकते हो अगर आपके साथ भी कोई ऐसा हो तो उसको टेंशन में कैसा कैसा फील होता है, ठीक है। तो जब टेंशन होता है, नर्वस होता है, तो कोई इस तरह के हमें एक सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर यही आप याद रखोगे कि वंस स्टोमच का अर्थ हो जाएगा, यानी गेटिंग बटरफ्लाइज इन वंस स्टोमच का अर्थ क्या हो जाएगा, टू बी एंग्जियस एंड नर्वस, ठीक है। क्योंकि जब किसी के पेट में आपको बटरफ्लाई गेटिंग हो रहा है, इसका मतलब ज़रूर है कि वो एनेक्जियस है, और इसका मतलब हो जाएगी वो नर्वस है, ठीक है। पहला तो एनेक्जियस, दूसरा हो जाएगा नर्वस, दोनों होगा, ठीक है। तो ये इडियम्स भी हो गया। नेक्स्ट हो गया हमारा नो हॉर्स इन द रेस, इन दिस रेस, सॉरी, नो हॉर्स इन दिस रेस, इसका अर्थ क्या होगा, ठीक है। नो हॉर्स इन दिस रेस, आप लोग
इसका थोड़ा अर्थ उल्टा पड़ जाता है। इसका मीनिंग के हिसाब से अगर इसका हिंदी से ट्रांसलेट करके सोचेंगे तो वो अलग होगा, और इसका वास्तविक जो इडियम का मतलब होगा वो अलग होगा। जैसे कि अगर आप बात करेंगे तो नो हॉर्स इन द रेस, इन दिस रेस, तो आपको लग रहा होगा ओ माय गॉड इसका तो मुझे पता है। नो हॉर्स इन दिस रेस का अर्थ हो जाएगा कि कोई नहीं है कंपटीशन में, द वन एंड ओनली आई एम द सिंगल इन दिस कंपटीशन, यानी इस कंपटीशन में या किसी जगह अकेला कोई हो जाना, ठीक है, सिर्फ खुद होना और कोई कंपिटिटिव नहीं होना। नहीं, बिल्कुल नहीं। पहली बार मुझे भी ऐसा लगा था, बट इन द डीप जब जाना मैंने तो इसका अर्थ तो बिल्कुल उल्टा ही निकला। जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पे नो हॉर्स इन दिस रेस का अर्थ हो जाता है नो इंटरेस्ट इन द आउटकम ऑफ अ कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, यानी कि किसी चीज़ में जो आउटकम होगा, यानी कि अगर आप खाना बना रहे हो, ठीक है, एट द फर्स्ट आप खाना बना रहे हो अपने घर में, आपने बनाई रोटी, रोटी गोल नहीं बनी, ठीक है, तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं, बना तो बना, नहीं बना तो नहीं बना, कोई लेना देना नहीं है, तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है कि क्या आउटकम होगा, रोटी गोल बनेगी कि नहीं बनेगी, रोटी आप अच्छे से बना पाओगे कि नहीं, या आप कोई अपना होमवर्क ही ले लो, होमवर्क करना है, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, छोड़ो ना, क्या हो जाएगा, मैम देखेगी, चेक करेगी कि नहीं करेगी, अगर देखेगी भी तो क्या कर लेगी, मारेगी, ज़्यादा से ज़्यादा डांटेगी, तो बात बोलेगी, क्लास से निकाल देगी, उससे ज़्यादा तो कुछ करेगी नहीं। तो इस तरह के आपको कोई आउटकम, कोई इंटरेस्ट नहीं है ना, तो नो हॉर्स इन दिस रेस, यानी कि वो आप इस तरह से याद रखो कि जो हॉर्स है वो रेस में है ही नहीं। नो हॉर्स इन दिस रेस आप कैसे याद रखोगे, जो हॉर्स है वो रेस में है ही नहीं, मतलब वो पूरी तरह से उस रेस में शामिल ही नहीं हुआ कि उसको इंटरेस्ट भी हो कि नहीं मुझे ये जीतना है, मुझे ये करना है, आउटकम से मुझे जो रिजल्ट आएगा, नतीजा आएगा, मुझे उससे बहुत मतलब है, ठीक है। तो नो हॉर्स इन दिस रेस का अर्थ क्या हो जाएगा, नो इंटरेस्ट इन दी आउटकम ऑफ अ कॉन्टेक्स्ट, कभी भी कोई इंटरेस्ट ही नहीं होना कि जो आउटकम मिलेगा किसी काम से, ठीक है, तो उससे कोई इंटरेस्ट नहीं हो रहा है, इसका अर्थ हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आप अर्थ निकालोगे सीधा मीनिंग से, कभी नहीं उसका उल्टा मीनिंग से अर्थ निकलेगा कि नो हॉर्स इन दिस रेस, कोई हॉर्स ऐसा इंटरेस्टेड ही नहीं है, वो जो हॉर्स है वो इंटरेस्टेड ही नहीं है उस रेस के लिए, तो हॉर्स धीरे धीरे दौड़ेगा, उसको इंटरेस्ट नहीं है कि वो हार जाएगा, क्या उसको लेना देना, कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। तो ये भी इडियम हो गया। नेक्स्ट इडियम अंडर द वेदर, ठीक है, ये आपका वीवीआई हो जाता है एक और, ये मैंने 4-5 एग्जामिनेशन में देख लिया है, अंडर द वेदर, ठीक है। तो अंडर द वेदर का अर्थ क्या हो जाता है, फीलिंग स्लाइटली इल। अब यहाँ 2 वर्ड हो जाते हैं, ठीक है, आप सभी को फीलिंग का अर्थ तो पता ही होगा, स्लाइटली और इल का भी पता ही होगा, आई होप सो आपको पता होना चाहिए। इल, तो इल जो होता है इसका अर्थ होता है बीमार होना, ठीक है, और स्लाइटली का अर्थ होता है थोड़ा सा, बोलते ना लाइटली, बोलते ना लाइटली, लाइटली का अर्थ भी होता है हल्का, थोड़ा सा ही बोलते हैं, लाइटली बोलते हैं ना, लाइटली खाऊंगा, थोड़ा सा खाऊंगा, या स्लाइटली भी कह सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, थोड़ा सा को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, स्लाइटली कहते हैं। तो अंडर द वेदर, ठीक है, यानी कि मौसम के अंदर होना, तो फीलिंग स्लाइटली इल यानी हल्का सा मैं बीमार महसूस कर रहा हूँ। इससे आप कैसे याद रखोगे, अंडर द वेदर यानी कि वेदर जो हो गया है मैं उसके अंदर हूँ, यानी कि वेदर चेंज हो गया है ना, बारिश आया, वेदर चेंज हुआ है, तो वेदर के अंदर हूँ, तब वेदर चेंज होता है तो वेदर के अंदर हूँ, इसका मतलब हो गया कि वेदर चेंज हुआ है, वेदर के अंदर हूँ, और वेदर चेंज हुआ है तो क्या होता है कि हमें सर्दी जुकाम थोड़ा बीमारी देखने को मिल जाता है, ठीक है। जब भी वेदर चेंज हो जाता है तो बच्चों को, बड़ों को, सबको, बूढ़ों को, सबको हो जाता है, वेदर चेंज होता है तो थोड़ा हल्का बीमारी जैसा हो जाता है, हमें जुकाम हो जाता है, बुखार हो जाता है, खांसी हो जाता है, वीकनेस हो जाता है, लॉट ऑफ थिंग्स, छोटी मोटी चीज़ें, ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। तो बीमारी जैसा हमें फील होने लगता है, वीकनेस फील होने लगता है, क्यों, क्योंकि हम अंडर द वेदर आ जाते हैं ना, वेदर के अंदर आ जाते हैं, ये वेदर हमें अपने अंदर ले लेता है, ये वेदर चेंज होता है ना, तो ये अपने चेंज को हम इसके चेंज के अंदर आ जाते हैं, जो वेदर होता है ना ये वेदर, उसी के चेंज के अंदर हम आ जाते हैं, जो चेंज होता है ये वेदर उसी के अंडर हम आएंगे और उसकी चेंज के अंडर हम आते हैं, इसीलिए हम क्या कहते हैं, फीलिंग स्लाइटली इल, ठीक है, हम स्लाइटली इल फील करने लगते हैं। सो आई होप सो आपको ये समझ में आ गया। और नेक्स्ट हमारा इडियम है, वेट एक मिनट, नेक्स्ट हमारा इडियम है टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ, ठीक है, जो बहुत सारे कुक्स होते हैं ना वो स्पॉइल कर देते हैं ब्रोथ को, ठीक है। तो इसका इडियम का अर्थ क्या होगा, इंगेज्ड ऑफ टू मैनी पीपुल वर्क विल नॉट बी डन वेल, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि जब बहुत सारे कुक्स मिलेंगे ना, यानी कि देखो यहाँ क्या लिखा हुआ, टू मैनी कुक्स, स्पॉइल यानी खराब कर देते हैं द ब्रूथ, यानी कि बहुत सारे कुक जब एक काम में लग जाते हैं, यानी कि कोई बहुत सारा कुक्स का मतलब बहुत सारे लोग, बहुत सारे कुछ भी आप समझ सकते हो, लोग, व्यक्ति, लड़की, महिला, कुछ भी आप समझ लो, लेकिन बहुत सारे लोग हैं। आप यहाँ पे सिंपल समझो कि बहुत सारे लोग जो होते हैं, पीपल जो होते हैं, अगर वो इंगेज हो जाते हैं किसी काम को करने में तो वो काम को अच्छी तरह से नहीं करते। हम क्यों बोलते हैं कि अगर सब एक साथ मिलके खाना बनाएंगे, जैसे एग्जांपल बोल देती हूँ मैं, सब अगर किचन में मम्मी पापा आपके भाई बहन हैं, चारों मिलके किचन में खाना ही बनाने में लग जाएंगे,
ठीक है, तो घर में सफाई भी तो करनी होगी, ठीक है, कपड़े भी तो सरियाने होंगे, होते हैं ना, बहुत सारे काम होते हैं। हो सकता है कि अब छोटे भाई को पढ़ाना भी होगा, तो छोटे भाई को कौन पढ़ाएगा? अगर सब मिल के एक ही काम कर देंगे तो झाड़ू कौन करेगा, पोछा कौन करेगा? तो इससे अच्छा तो यही होगा ना कि एक व्यक्ति को, मम्मी को बोल दिया जाए मम्मी आप खाना बना लो, पापा को बोल दिया जाए पापा आप क्या करो छोटे भाई को पढ़ा लो, आप क्या करो आप झाड़ू लगा लो, पोछा लगा लो। तो इस तरह से क्या होगा, तीनों जो होंगे, चारों जो होंगे, ऐसे ऐसे अलग अलग काम में डाइवर्ट हो जाएंगे। तो जो इधर का काम होगा वो भी हो जाएगा, इधर का काम ये भी हो जाएगा, इधर का काम ये भी हो जाएगा और इधर का काम भी हो जाएगा। लेकिन जब एक ही व्यक्ति, दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति या चार व्यक्ति है, ये चारों मिलकर सिर्फ एक काम को करने में लग जाएंगे, तो बाकी का जो काम होगा ये सब काम कौन करेगा? बाकी का काम तो होगा ही नहीं, ये काम कभी नहीं हो पाएगा। फिर आप इसको करोगे, फिर एक दिन इसको करोगे सब मिलके, फिर इसको करोगे एक दिन मिलके, तो ये काम होगा ही नहीं। तो इससे अच्छा होगा कि हम क्या करेंगे, डाइवर्ट होके काम करें। तो इसका मतलब यही होगा, टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ, यानी कि बहुत सारा लोग मिल करके ना उसको स्पॉइल कर देता, अच्छे से नहीं करता, अच्छे से होना चाहिए था, शानदार होता, अच्छा काम होता, ठीक है। तो यही इसका अर्थ हो गया, इंगेज ऑफ टू मैनी पीपुल वर्क विल नॉट बी डन। बहुत सारे लोगों का साथ मिलकर अगर कोई काम करते हैं तो वो उतने अच्छे से नहीं होता है। एक काम में बहुत सारे लोग मिल के करने लग जाते तो काम उतनी अच्छे से नहीं हो पाता, ठीक है। कुछ ही लोग अगर करे, हो सके तो बहुत बड़ा काम है तो 2-3 लोग साथ में करें, लेकिन बहुत सारा आदमी अगर मिलके कोई काम में लग जाएगा ना तो वो काम अच्छा से नहीं होगा, उतना अच्छा काम वो नहीं होगा, ठीक है। सो ये समझ में आ गया होगा, आई होप सो। नेक्स्ट है हमारा इडियम, गेट वंस डक्स इन अ रो, ठीक है। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, एवरीथिंग प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड। अब इसको याद करने का बहुत सिंपल ट्रिक है, जैसे यहाँ लिखा हुआ गेट वंस डक्स इन अ रो। रो मतलब क्या होता है, लाइन होता है, डक्स मतलब बत्तख होता है, वंस, गेट वंस डक इन अ रो, यानी रो से आप याद रखना कि जो बत्तख है ना, इसको आप ऐसे समझ लो, गेट वंस डक्स इन अ रो, यानी सारे बत्तख एक लाइन में लग गए। ऐसा लग रहा है ना कि जैसे पीटी टीचर हमें पीटी करवा रहा है, बोल रहा है बच्चों सावधान, और सीटी बजाया तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बिल्कुल एकदम लाइन में लग गए हैं। तो क्या हो रहा है, गेट वन स्टक इन अ रो, बिल्कुल लाइन में एकदम, बिल्कुल होता है ना मैनर के साथ, एकदम लाइन में एकदम फॉर्म हो गए हम लोग, बिल्कुल लाइन में लगे हुए हैं, बिल्कुल मैनर के साथ। नो ऐसा कोई हम गलत वगैरह लाइन इधर टेढ़ी मेढ़ी कुछ नहीं, स्ट्रेट लाइन में एकदम रो में लग गए हम, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, एवरीथिंग प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड, मतलब हर चीज प्रॉपरली कर दिया हमने। सीटी मारा मतलब पीटी टीचर ने सीटी मारा और हमने बिल्कुल क्या एकदम रो बना के खड़े हो गए, एकदम मैनर से प्रॉपरली एकदम खड़े हो गए। तो इसे कैसे याद रखेंगे, एवरीथिंग प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, प्रॉपरली कोई ऑर्गेनाइज्ड हो गया, ठीक है, सब चीज प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड हो गया। तो गेट वन स्टक इन रो का अर्थ हो जाएगा कि सब कुछ जो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड किया हुआ है, ठीक है, एकदम बिल्कुल रो में खड़ा हो गया जब डक्स, तो क्या हो गया कि सब चीज प्रॉपरली हमारा जो क्या है बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड किया हुआ, एकदम प्रॉपरली कोई चीज हमारा ऑर्गेनाइज हो रखा है, ठीक है। नेक्स्ट हो जाता है हमारा इडियम, बाय द सिंक ऑफ वंस टीथ, ठीक है, यानी कि इसका अर्थ क्या निकलेगा, तो इसका अर्थ निकलेगा अ वेरी नैरो मार्जिन, ठीक है। नैरो मार्जिन का अर्थ होता है बहुत ही नैरो, ठीक है, बहुत ही नैरो कोई मार्जिन हम करते हैं ना, ये मार्जिन हो गया, तो मार्जिन हमारा है यहाँ से यहाँ तक लाइन हो गया, तो इसको क्या कहते हैं, मार्जिन कहते हैं। तो बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, ठीक है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, अ वेरी नैरो मार्जिन, ठीक है। ओके, इसको कैसे याद रखोगे, बाय द सिंक ऑफ वंस टीथ, इसका भी मैं बता ही देती हूँ, जैसे मैंने याद किया था कि बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ का अर्थ हो जाता है वंस टीथ, यानी कि जो टीथ होती है उनके बीच की गैपिंग कितना कम होता है। एक टीथ जो होता है हमारा वंस टीथ, यानी कि किसी का जो टीथ होता है उसके बीच की जो गैपिंग होती है वो कितनी कम होती है, दांत कितनी आसपास सटे होते हैं, तो अ वेरी नैरो मार्जिन, ठीक है। इस तरह से आप याद रखोगे कि वंस टीथ यानी कि जब किसी के टीथ के बीच की जो दूरी होगी वो वेरी नैरो होगी, कैसी होगी, नैरो मार्जिन होगी। तो इस तरह से आप इसका याद रखोगे, ठीक है, ये भी हो गया। नेक्स्ट हमारा हो जाता है, नेक्स्ट इडियम यहाँ से हमारा है, प्रोवाइड अ ब्लूप्रिंट। इसको बहुत आसानी से याद रख सकते हो, ठीक है, मेरा सबसे इजीएस्ट रहता है प्रोवाइड अ ब्लूप्रिंट, ये भी इजीएस्ट में ही लिस्ट में से आता है मेरा, ठीक है। प्रोवाइड अ ब्लूप्रिंट, देखो प्रोवाइड अ ब्लूप्रिंट हम अक्सर बोल देते हैं कंपनीज में या हमारे स्कूल्स में, हम देखे होते हैं टीचर्स बोलते हैं, या कंपनी में भी देखा होगा अपने मैनेजर्स वगैरह आपस में जब कोलिग बात करते तो बोलते हैं ना कि यू कैन प्रोवाइड मी अ ब्लूप्रिंट ऑफ इट, ओके देन आई विल डिस्कस ऑन इट, ठीक है, ऐसा बोलते हुए सुने होते हैं, यानी कि आप मुझे पहले इसका ब्लूप्रिंट निकाल के दो, उसके बाद मैं इस पर बात करती हूँ। यानी कि डिटेल प्लेन, यानी किसी चीज़ का डिटेल प्लेन और स्कीम,
बिल्कुल डिटेल में उसका प्लान करना या उसका स्कीम बताना कि ये है क्या। जैसे कि कोई भी अगर हमें प्रोजेक्ट लाना होता है तो पहले उसके लिए क्या करते हैं, हम अपना एक प्रोजेक्ट का डिटेल बनाते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है ये है, ठीक है, लॉन्च करना है तो इसके बेनिफिशियल्स क्या हो सकते हैं, मे बी इट कैन बी हार्मफुल, देन इसके हार्मनेस क्या हो सकते हैं, बट हाउ कैन वी कंट्रोल द हार्मनेस ऑफ इट, ठीक है, गुड प्रेजेंट करना है तो हम एक पूरा प्लान बताते हैं। या फिर हम ये बात कर सकते हैं अगर किसी एरिया में बाढ़ आया तो उसका एक हम प्लान बना रहे, ब्लू प्रिंट बना रहे कि इस एरिया में अफेक्टेड एरिया है, कैसे तक पहुंचे, वहाँ का कौन सा रास्ता है जो डिफेक्टेड हो चुका है वहाँ तक नहीं पहुँचा जा सकता है, कौन सा रास्ता है जहाँ से हम पहुँचा जा सकता है, किस वे में हेल्प किया जा सकता है, कैसे उनको बाहर निकाला जा सकता है लोगों को, और क्या क्या किया जा सकता है। तो एक पूरा ब्लू प्रिंट होता है, उसी को कहते हैं, ठीक है। तो डिटेल, प्लान और स्कीम इसका अर्थ हो जाता है प्रोवाइड अ ब्लू प्रिंट। बिल्कुल ईजी है, इसको याद नहीं कर पाए आप लोग तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं, और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये प्रोवाइड अ ब्लू प्रिंट, ठीक है। ये ईजी लग रहा है लेकिन यही क्वेश्चन जो होता है बच्चों को समझ में नहीं आता, तो इसको समझना है और ये बहुत ही टॉप क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना प्रोवाइड अ ब्लूप्रिंट। अगर आपको कभी आपके फ्रेंड ने बोल दिया, इंग्लिश मीडियम वाले फ्रेंड ने, कि यार मुझे एक ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करना तो इसकी, तो आप बोलोगे क्या ब्लूप्रिंट, मैं ब्लूप्रिंट कहाँ से करवा के लाऊं, किस चीज़ की करवा के लाऊं, आप बोलोगे। तो फिर बोले अरे यार नहीं, ब्लूप्रिंट आई मीन टू से दैट, मेरा मतलब है कि डिटेल, प्लान और स्कीम बता मुझे कि इसको कैसे करना है, एक डिटेल पूरा डिटेल चार्ट मुझे बता इसका। तो बोलेगा अच्छा, लेकिन अगर आपको पता होगा, अगर वो बोलेगा आपको कि प्रोवाइड अ ब्लूप्रिंट टू मी, देन यू कैन से ना कि अच्छा ठीक है आई विल। तो सोचेगा अरे यार इसको कहाँ से पता चल गया, तो बता देना कि वीडियो देख रखा था ना, तो इसीलिए। सो आगे बढ़ती हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट हो जाता है हमारा यहाँ पर इडियम टू बी इन हॉट वाटर, ठीक है। अब देखो ये भी बहुत आसान है, ये भी बहुत आसान है अपने मतलब की तरह ही हो। कोई कोई इडियम टेढ़े होते हैं, मतलब से उल्टे होते हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, एक दो बताया। कुछ होते हैं बिल्कुल सीधे साधे होते हैं, जैसे दिखते वैसे ही होते हैं, उसका मतलब समझ जाते हैं। तो यहाँ जो लिखा हुआ है टू बी इन हॉट वाटर, अब भाई आप बताओ हॉट वाटर में हो तो क्या अच्छी चीज़ में हो, गर्म पानी में हो तो अच्छी चीज़ में हो, उबल जाओगे आप क्या वहाँ पे उबलने गए हो, आप क्या खाने की चीज़ हो जिसे आपको उबाला जा रहा है, हॉट वाटर में आप घुसे हुए हैं। तो एक तो बहुत ही बोल सकते हैं ना ट्रबल की सिचुएशन है, तो टू बी इन ट्रबल, तो ये बहुत आसान है, इसमें याद क्या करना है, टू बी इन हॉट वाटर। आप हॉट वाटर में हो तो कोई अच्छी चीज़ तो नहीं है कि आप हॉट वाटर में हो तो आप इंजॉय कर रहे हो, हॉट वाटर बाथिंग ले रहे हो, ठीक है। नॉर्मली तो हमारे लिए तो ये नहीं होता है ना, अब हम अंबानी अंडानी ये सब तो है नहीं कि हम बड़े बड़े हॉट वाटर में से बात करेंगे तो हमें कुछ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास सारा फैसिलिटी सब कुछ है, नॉर्मल हॉट वाटर में हम बाथिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, तो हमारे लिए तो एक बहुत बड़ी बात है कि हॉट वाटर में ना आ रहे हैं। तो टू बी इन हॉट वाटर, ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हो जाता है, टू बी इन ट्रबल, ठीक है। टू बी इन हॉट वाटर का अर्थ क्या हो जाता है, टू बी इन ट्रबल, ओके। अब नेक्स्ट ईडियम देखते हैं। नेक्स्ट ईडियम हमारे यहाँ से थ्रो थिक एंड थिन, ठीक है। अब इसका अर्थ क्या होता है, थ्रो थिक एंड थिन। थिक का अर्थ होता है मोटा। अब मैंने यहाँ पर जैसे ये चलाया, जैसे आप देख रहे हो, मैंने यहाँ पे क्या किया है, कर्सर से मैंने यहाँ पर इसको मोटा कर दिया पूरा लाइन को। ये क्या है, ये एक लाइन और एक ये लाइन, दो लाइन मैंने यहाँ पे किया है। सॉरी माफ़ करना, लाइन उतनी अच्छी नहीं है मेरी, लाइन पे मत जाओ, मतलब पे जाओ, पढ़ाना सही से आना चाहिए, ठीक है। तो थ्रो थिक एंड थिन, थ्रो थिक एंड थिन का अर्थ कैसे आप समझोगे क्या होगा। तो देखो आप यहाँ पे समझ रहे हो, थिक का अर्थ क्या होता है, मोटा, ठीक है। थिक का अर्थ क्या होता है, मोटा, वो मोटा भाई वाला मोटा नहीं, ठीक है, मोटा भाई वाला या फिर मोंटू वाला मोटा नहीं। यहाँ पे थिक का अर्थ होता है मोटा, यानी कि जो डार्क हो, गाढ़ा हो पूरा, ठीक है, थिक हो, ठीक है। तो थिक यानी क्या हो गया, यहाँ पे मोटा हो गया। थिन का मतलब हो गया पतला, ठीक है। तो मोटा सिचुएशन या थिंक सिचुएशन, पतला सिचुएशन, यानी आप ये कह सकते हो कोई भी एक सिचुएशन हो, ठीक है, चाहे सिचुएशन मोटी हो चाहे सिचुएशन पतली हो हमारी, यानी कि मोटी यानी थिक होना, यानी क्या कह सकते हैं, हमारी भारी सिचुएशन चल रही है यार, बड़ा हमारा मतलब परेशानी वाला, ट्रबल वाला टाइम चल रहा है। एक होता है थिन सिचुएशन, बड़ी पतली सिचुएशन चल रही है, ठीक चल रही है, अच्छी चल रही है। तो थिक एंड थिन यानी दो सिचुएशन है ना आपके, एक तो थिक हो गया, एक तो थिन हो गया, ठीक है। तो एक थिक हमारा हो गया और दूसरा क्या हो गया हमारा, दूसरा हमारा सॉरी क्या हो रहा है, हाँ ठीक है, दूसरा हो गया हमारा थिन सिचुएशन। तो ये दोनों सिचुएशन ही है, तो किसी भी सिचुएशन में होना साथ, ठीक है, चाहे थिक हो या थिन हो, कैसी भी सिचुएशन हो साथ रहेंगे। बोलते हैं ना, अरे टेंशन ना ले, कैसी भी सिचुएशन है हम साथ निभा लेंगे, बोलते हैं ना। तो बड़ी बड़ी बातें होती नहीं है ऐसा कुछ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं हम। तो थिक एंड थिन जो होता है ना, इसमें क्या होता है कि कैसी भी सिचुएशन हो हम साथ रहेंगे। तो टुगेदर
होना एनी सिचुएशन में, यहाँ पे मैंने थोड़ा हिंदी भी यूज़ किया ताकि समझ में आ सके और अच्छे से। तो टुगेदर होना यानी कि साथ होना किसी भी सिचुएशन में, जब किसी भी सिचुएशन में साथ हो तो उसी को क्या कहते हैं, थिक एंड थिन। ठीक है, तो थ्रो थिक एंड थिन का अर्थ क्या निकालोगे, टुगेदर रहना, साथ मिलकर रहना, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो। ठीक है, तो आप भी साथ मिलकर रहना, कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर इडियम हमारा होता है थम वंस नोज। ठीक है, थम का अर्थ होता है अंगूठा, अगर हिंदी में जाए तो वंस नोज, नोज का मतलब तो नाक, आपको पता ही होगा। तो इडियम हमारा है थम वंस नोज, यानी कि टू एक्सप्रेस अ स्कॉर्न। ठीक है, टू एक्सप्रेस अ स्कॉर्न यानी कि इसका अर्थ क्या हो जाएगा, टू एक्सप्रेस अ स्कॉर्न। ओके, यानी कि अगर किसी के नाक पे हम उंगली रख रहे हैं, ठीक है, किसी के नाक पे उंगली रख रहे हैं यानी कि हम कुछ तो बता रहे हैं, किसी के नाक में उंगली कर रहे हैं यानी नाक में दम करना है। हिंदी अर्थ इसका एक मुहावरा होता है ना, नाक में दम करना, मुहावरा। ठीक है, तो यही होता है। तो इसमें भी हमें इसी याद रखना है कि थंब वंस नोज, यानी कि किसी के नाक पर हम अपने क्या कर रहे हैं, थंब रख रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, ए सुनो ना, कोई सुन ही नहीं रहा है, बोले ए सुनो ना, सुनो ना, बोल रहे हैं लेकिन वो सुन ही नहीं रहा है। अब क्या करें, अब सुनेगा नहीं तो फिर तो क्या करना, कुछ तो उटपटांग करेंगे तभी तो उसका अटेंशन पाएंगे। तो इसलिए क्या कर रहे हैं कि जो अपने हमारा थंब है ना उसके नाक पे ऊपर रख रहे हैं, अंदर नहीं घुसाना, नाक के ऊपर रखने बोल रही हूँ थंब को। ठीक है, तो नाक के ऊपर रख रहे हैं, तो क्या कर एक्सप्रेस कर रहे हैं स्कॉर्न को। तो टू एक्सप्रेस अ स्कॉर्न, तो इसका अर्थ इस तरह से अब निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट होता है मेक बिग टाइम। अब देखो इसमें आता है ना, लोगों को लगता है कि बहुत बड़ा बड़ा अलग अलग मीनिंग निकल जाता है, ये बिल्कुल उल्टा वाला है। ये बाबू जैसा दिखने वाला इडियम है मेक बिग टाइम, लेकिन ये बहुत खतरनाक इडियम है। कैसे, क्योंकि मेक बिग टाइम यानी कई ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली कई ऑप्शन इसके होते हैं जिसकी तरह कंफ्यूज कर देता है। जैसे कि इसमें तो इसका आंसर बिल्कुल आसान ही होता है, अटेन फेम एंड सक्सेस। ठीक है, अटेन करना क्या, फेम और सक्सेस को। ठीक है, जब हम फेम पा लेते हैं, हम सक्सेस पा लेते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, मेक बिग टाइम। तो इसका अर्थ हम कैसे निकालेंगे, मेक बिग टाइम, बड़ा टाइम बनाओ। ठीक है, यानी कि बहुत बड़ा टाइम बनाओ अपने लिए, जहाँ पर तुम्हारे पास तुम्हारा ये फेम हो, तुम्हारा ये सक्सेस हो। इसका अर्थ इस तरह से निकालो, मेक बिग टाइम। यानी कि मान लो आपका सिचुएशन खराब चल रहा है, आपका फ्रेंड बोल रहा है कोई बात नहीं दोस्त, मेहनत कर, तू पढ़ाई कर, अभी IAS बन जा। ठीक है, मेक योर बिग टाइम ब्रो। ठीक है, बोलते हैं ना मेक योर बिग टाइम, अपना बिग टाइम बनाओ, बड़ा वक्त बनाओ, बड़े पैसे कमाओ। मेक बिग टाइम का अर्थ होता है फेम कमाओ, सक्सेस कमाओ। ठीक है, तो यही होगा अटेन फेम एंड सक्सेस। मेक बिग टाइम का अर्थ क्या होगा, अटेन फेम एंड सक्सेस। तो इस तरह से याद रखना। नेक्स्ट होता है टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। ये बिल्कुल आसान है, ये बिल्कुल सीधा साधा वाला इडियम हमारा हो गया, टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। ऐसे हिंदी अगर इसको निकालते हम क्या बोलेंगे, ऐसा कोई भी स्टोन जो होगा ना नहीं छोड़ना जो अनटर्न्ड हो। ठीक है, जो मुड़ा हुआ नहीं हो, यानी कि टर्न किया हुआ नहीं हुआ, ऐसा कोई स्टोन खाली मत छोड़ना। यानी कि कोई भी ऐसा जो हमारा पॉसिबल जो होगा, मतलब हम कर सकते हैं सॉल्यूशन, उसको ट्राई नहीं करना। यानी कि टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल टू सॉल्व, यानी कि ऐसा हर वो काम करना, ठीक है, जो हम पॉसिबल है हमारे लिए। ठीक है, उस किसी काम को सॉल्व करने, किसी काम को करने के लिए वो हर एक हमारे पास जो भी चीज़ पॉसिबल हो सकती करने को वो करना। ठीक है, टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल टू सॉल्व। ठीक है, यानी हर वो एक चीज़ कर देना, एक ऐसा भी चीज़ नहीं छोड़ देना। जैसे कि अगर हमारे पास पॉसिबल नहीं है किसी चीज़ का इलाज, हमारे पास कोई इलाज नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है, तो एक व्यक्ति वो हर एक तमाम कोशिश कर लेता है। कभी हम देखते हैं कैंसर हो जाता है, 4 स्टेज 3 स्टेज पे चल जाता है, तो एक व्यक्ति इतनी कोशिश कर लेता है, वो हर एक कोशिश, ठीक है, उतनी कोशिश जो उपलब्ध थी, अब इससे ज़्यादा कोशिश उपलब्ध ही नहीं थी कि वो कर पाता। तो क्या करना है, हर एक पॉसिबल कोशिश कर पाना, जितनी हमारे पास उपलब्ध हो, जितना हो सके, जितना है, जितना हो सकता है। ठीक है, तो टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल टू सॉल्व, हर एक चीज़ ट्राई करना उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए, उस चीज़ से बाहर आने के लिए भी कह सकते हैं। ठीक है, तो टू लीव नो स्टोन अनटर्न, इसका अर्थ यही निकलेगा। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट इडियम होता है अ ब्लेसिंग इन डिस्ग्यूज। ठीक है, अ ब्लेसिंग इन डिस्ग्यूज हो जाता है, ब्लेसिंग इन डिस्ग्यूज का अर्थ हो जाता है अ बैड थिंग दैट सिम्स बैड एट फर्स्ट। ठीक है, ब्लेसिंग का अर्थ हमें पता होता है आशीर्वाद होता है। ठीक है, तो ब्लेसिंग जो होता है आशीर्वाद, यानी कि आशीर्वाद जो हमें कोई चीज़ मिलता है तो किससे मिलता है, खाने से मिलता है। खाने के चीज़ से हम ब्लेसिंग को ले सकते हैं कि अगर हम घर की जो चीज़ें होती हैं हमारी, रोटी दाल चावल ये सब खाते हैं, ऑयल फ्री चीज़ें खाते हैं, घर की अगर छान भी रहे तो घर में कोई चीज़ छान के पकौड़ी वगैरह खा लेते हैं यार, तो वो हेल्दी होगा घर में अगर खा रहे हैं तो घर की चीज़ें खाते हैं तो ये अच्छी होती है। करेले का जूस पीने बोल दी मम्मी तो बोलते नहीं पिएंगे, मुँह बना लेते हैं, बोल देते हैं ना बच्चे, हम लोग भी बोल देते हैं यार बच्चे कि हम खुद बोल देते हैं।
हैं। तो ब्लेसिंग चीज़ होती है हमारे लिए। कैसे होती है? सब हेल्दी होती है, घर की चीज़, जूस वगैरह हेल्दी होती है, लेकिन हमें वो पहले कैसे लगती है? खराब लगती है। करेले का हलवा देगी मम्मी, करेले का चिप्स देगी, करेले का जूस देगी, तो कैसे लगेगी? बै नहीं खाएंगे, बुरा लग रहा है, बक बक हम खाएंगे ही नहीं, बोल रहे ना नहीं खाएंगे, बहाने बना लेते हैं, तो बैड थिंग लगता है, बट बाद में वो गुड होता है। ठीक है, ओके। तो यानी कि अगर सॉरी आई जस्ट उल्टा कर दिया मैंने, सॉरी, यहाँ से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। अ ब्लेसिंग इन डिसग्यूज का अर्थ हो जाता है कि अ बैड थिंग दैट सिम्स गुड एट फर्स्ट। ठीक है, यानी कि घर की चीज़ों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सॉरी, माइंड नहीं कीजिएगा, गलती होती है, सबसे गलती होती है, इंसान से ही होती है, मुझसे भी यहाँ हो गई, कि जो ब्लेसिंग चीज़ें होती है घर की, ठीक है, तो वो हमारे लिए अच्छी होती है, लेकिन बाहर की चीज़ें जो होती है हमारे लिए ख़राब होती है। तो वो जो बाहर की चीज़ें होती हैं, जैसे चिप्स हो गया, बाहर का मोमोज हो गया, चाउमीन हो गया, चिली हो गया, तो ये सारा जो हो गया हमें शुरू में कैसे दिखता है? अच्छा दिखता है। सिम्स मतलब दिखना, सिम्स गुड एट फर्स्ट। ठीक है, तो शुरू में हमें वो कैसा दिखता है? अच्छा दिखता है, लेकिन फिर बाद में वो चीज़ हमें पता चलती है, जब हमारी तबीयत खराब होती है, पेट खराब होता है, तो कि वो कैसी है, वो बुरी चीज़ थी, तब हम बोलते नहीं यार अब नहीं खाएंगे, बहुत खराबी किया खाने से, इतना हालत ख़राब हो गया, बताओ अभी तक सफ़र कर रहे हैं। तो अ ब्लेसिंग इन डिसग्यूज का अर्थ होता है अ बैड थिंग दैट सिम्स गुड एट फर्स्ट, यानी वो चीज़ जो शुरू में, वो ख़राब चीज़ जो शुरू में हमें क्या अच्छी दिख रही थी, यानी कि वो चीज़ जो शुरू में हमें अच्छी दिख रही थी, शुरुआत में, फर्स्ट में, बोलते ना पहला प्यार, पहले चीज़ पहली बार में तो हर कोई अच्छा लग जाता है ना। तो अ बैड थिंग दैट सिम्स गुड एट फर्स्ट, यानी पहले तो बहुत अच्छा लग रहा था यार, बाद में ना पता चला यार इतना रुला गया या रुला गई। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाता है, इसका अर्थ इस तरह से भी ले सकते हैं। तो ये इडियम भी हो गया हमारा। नेक्स्ट हो जाता है राइज एंड शाइन। ठीक है, राइज एंड शाइन का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ अगर मैं बात करूं तो एक्सप्रेशन यूज्ड व्हेन वेकिंग समवन अप। ठीक है, एक्सप्रेशन यूज्ड व्हेन वेकिंग समवन अप, यानी कि इसमें हम क्या कह सकते हैं? राइज एंड शाइन, यानी कि उगना और शाइन करना, यानी एक्सप्रेशन यूज्ड व्हेन वेकिंग समवन अप, यानी कि आप उठ रहा है ना, एक्सप्रेशन। ठीक है, एक्सप्रेशन कर रहे हैं, यूज्ड जो, जब समवन कोई उठता है ना, तो हम जो एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं तो उसी को हम कहते हैं, इसका अर्थ होता है राइज एंड शाइन। राइज एंड शाइन होता है, इसका क्या होता है? राइज एंड शाइन होना। ठीक है, तो ये इडियम भी हो गया हमारा। और राइज का अर्थ भी उगना ही होता है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वेकिंग समवन अप, कोई उठ रहा है, सूरज भी उठ रहा है, तो मतलब राइज कर रहा है, उग रहा है या उठ रहा है, तो इस तरह से इसको डिनोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हो जाता है टू बी ऑल ईयर्स। ठीक है, टू बी ऑल ईयर्स, यानी कि अर्थ हो गया इसका क्या हमारा? टू बी रेडी एंड ईगर टू लिसन। ठीक है, टू बी रेडी एंड ईगर टू लिसन, यानी कि हमें रेडी होना, टू बी ऑल ईयर्स, यानी कि सावधान रहो, कुछ कहने वाला है कोई, बोलते हैं ना टू बी ऑल ईयर्स, यानी आप सावधान रहो, कुछ तो बड़ा बात बताने वाला, सीक्रेट का बात, टॉप सीक्रेट बात होने वाली है। ठीक है, तो टू बी ऑल ईयर्स का अर्थ होता है टू बी रेडी एंड ईयर टू लिसन। ठीक है, एकदम तैयार हो जाना सुनने के लिए, और वो आग भी होना, यानी कि उसी को सुनने के लिए तड़प भी होना, बेसब्री भी होना, क्या सुनेंगे, कुछ तो आज पता चलेगा, किसी के बारे में कुछ तो बात पता चलने वाली है हमें। ठीक है, तो नेक्स्ट इडियम हो जाता है टू बाइट द बुलेट। अब बुलेट को सब सोचोगे बाइट का तो काटना होता है, तो बुलेट को काट कैसे सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं, इसका अर्थ बिल्कुल उल्टा निकलता है, ये टेढ़ा वाला इडियम है हमारे पास। टू समथिंग डिफिकल्ट दैट वन हेजिटेटेड बिफोर। ठीक है, टू समथिंग डिफिकल्ट दैट वन हेजिटेटेड बिफोर, यानी कि इसका अर्थ मैं क्या बताऊँ हिंदी में, तो टू बाइट बुलेट का अर्थ हो जाएगा ऐसा काम करना, ठीक है, जो पहले कोई करने से पहले बोलते ना हिचकिचाया हो, तो हेजिटेट बोलते हैं उसी को, हेजिटेट, हिचकिचाया होगा, टाला तो नहीं हम नहीं कर पाएंगे, हम नहीं छोड़ो ना, हम नहीं कर पाएंगे, ऐसे एक्सप्रेशन देते हैं ना, तो बिल्कुल वही बोलते हैं, हेजिटेट, हिचकिचाना बोलते हैं। ठीक है, तो यानी कि बाइट द बुलेट, आप ऐसे कर देना ना, बाइट द बुलेट के स्थान पे आप ये भी तो सोच सकते हो कि बाइक अ बुलेट, यानी कि मैं बुलेट को चला रहा हूँ। ठीक है, तो बुलेट को चलाना, यानी कि बुलेट हर कोई लड़की या फिर लड़का नहीं चला पाता है, बुलेट चलाने में थोड़ा सा चाहिए, ठीक है, भारी होता है बुलेट। या फिर लड़की का एग्जांपल ले लेते हैं कि बाइक अ बुलेट, तो बुलेट लड़की जल्दी नहीं चला पाती है, स्कूटी चला लेती हैं लड़कियां, बाइक भी चला ली, बुलेट भी चला रही हैं, लेकिन अधिकांश नहीं चलाती हैं। ठीक है,
लड़के अधिकांश चला लेंगे, लड़कियां अधिकांश नहीं चलाती हैं। तो कुछ लड़कियां चला ले रही हैं, तो वो ऐसा काम कर ले रही हैं लड़कियां आजकल बुलेट चलाकर, जो पहले कोई करने से पहले हिचकिचाई होगी लड़की, कई लड़कियां हिचकिचाई होगी उस काम को करने से पहले, बुलेट चलाने से पहले, बट उसी काम को कोई और कर ले रहा है। ठीक है, तो टू बाइट द बुलेट का अर्थ ये हो जाएगा हमारे सामने। ठीक है, नेक्स्ट हो जाता है द बॉल इज इन योर कोट। ठीक है, द बॉल इज इन योर कोट। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इट इज, ओके, इट इज ऑन, सॉरी ये ऑन है, ठीक है, थोड़ा यहाँ पर गड़बड़ हो गया। सो इसका हो जाएगा इट इज ऑन यू टू मेक द नेक्स्ट मूव। अब देखो इसका अर्थ कैसे निकलेगा, द बॉल इज इन योर कोट। अब तुम्हारे ही कोर्ट के अंदर बॉल है, तो अब साइड सी बात है कि तुम्हारे पास बॉल है, बॉल किसके पास है, तुम्हारे पास, इन योर कोर्ट, तो तुम्हारे पास बॉल है, तो ये तो तुम पर ही डिपेंड करता है कि नेक्स्ट मूव क्या चलोगे, तुम बॉल को कैसे फेंकते हो, कैसे बॉल देते हो। ठीक है, तो बॉल इज इन योर कोर्ट, अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम अपना नेक्स्ट अगला कदम तुम्हारा क्या होगा। ठीक है, यानी अगर तुम्हारे पास बॉल है इन योर कोर्ट, इट मीन्स टू से, ये कह सकते हैं कि जो नेक्स्ट मूव होगा, जो अगला कदम होगा वो क्या होगा, वो तुम पर डिपेंड करेगा, ना कि सामने वाले के पास। अगर हम बैडमिंटन खेलते हैं तो हमारे पास कॉर्क रहता है, तो अगर कॉर्क हमारे पास है तो ये हम पे डिपेंड करता है नेक्स्ट कदम क्या होगा। फुटबॉल खेलते हैं तो बॉल अगर एक टीम के पास है तो उस पर डिपेंड करता है कि वो किस तरफ मारेगा, किसको अपना बॉल दे जो है उसको पास करेगा। तो इसका अर्थ बिल्कुल सिंपल निकल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाता है टू कट बोथ एंड्स। ठीक है, टू कट बोथ एंड्स का हो जाता है टू अर्ग इन सपोर्ट ऑफ बोथ साइड। टू कट बोथ एंड्स यानी कि हम कह सकते हैं कि जो बोथ साइड है, दोनों साइड को कट कर रहा है। यानी कि जब दो लोग लड़ रहे होते हैं, मान लो आपके 3 फ्रेंड्स की ग्रुप है, 2 फ्रेंड लड़ रहे हैं, तो आप एक ऐसे फ्रेंड हो जो दोनों साइड से सपोर्ट करो, बिकॉज बोथ आर योर फ्रेंड्स, यू नो, दोनों ही आपके दोस्त हैं सॉरी, दोनों ही आपके क्या है, दोस्त है। तब जो दोनों ही आपके दोस्त है तो आप ये तो नहीं चाहोगे कोई एक जीत जाए कोई एक हार जाए, या दोनों में बहस हो जाए, तो आप क्या चाहोगे, झगड़ा सुलझ जाए। तो आप क्या करोगे ना कि दोनों तरफ से सपोर्ट करोगे, दोनों को समझाओगे। तो टू अर्ग इन सपोर्ट ऑफ बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड से सपोर्ट करने क्या होता है, टू कट बोथ इन्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाता है टू गेट अवे विथ। ठीक है, तो इसका क्या होता है, एस्केप फ्रॉम समथिंग। अरे गेट अवे से ही समझ में आ गया, टू गेट अवे विथ, किसी चीज से बाहर चल जाना। तो एस्केप फ्रॉम समथिंग, ये तो बहुत आसान था, इसमें क्या याद करना है, टू गेट अवे विथ यानी कि किसी से बाहर जाना, टू एस्केप समथिंग यानी किसी कहीं से चले जाना, बोलते हैं ना उठ के चला गया, तो गेट अवे, चला गया। ठीक है, सिंपल। अब यहाँ नेक्स्ट हो जाता है लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। ठीक है, तो लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज का अर्थ क्या हो जाता है, इसमें देखेंगे तो बिलीव दैट योर सिचुएशन इज गुड। ओके, या बिलीविंग दैट योर सिचुएशन इज गुड, इट मीन्स टू से दैट कि आप एक फूल्स के पैराडाइज में रह रहे हो। ठीक है, और आप क्या सोच रहे हो कि आपकी सिचुएशन बहुत अच्छी है। अगर आप फूल्स के पैराडाइज में रह रहे हो तो इट मीन्स टू से आपकी सिचुएशन अच्छी नहीं है, पागलों की जगहों में रह रहे हो, तो इसका मतलब आपकी सिचुएशन तो बुरी है। तो लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज का मीनिंग क्या हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा ये सोचना कि आपका जो परिस्थिति है, सिचुएशन है, वो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज का अर्थ हो जाता है बिलीव दैट योर सिचुएशन इज गुड। तो ये हो गया। नेक्स्ट हो जाता है एक मिनट, यहीं तक लास्ट है। नेक्स्ट हो जाता है हमारा एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। अब कोई हैट गिर गया तो क्या होता है, वो इंस्टेंटली गिरता है ना, बिल्कुल गिर गया तो गिर गया, सडनली गिर गया। अब इसमें तो थोड़ी बहुत स्लो मोशन हो जाता है, जैसे हमारे यूट्यूब इंस्टा पे ट्रेंड होता है ना, स्लो मोशन में गाना है ना, बिल्कुल। तो वो स्लो मोशन, जो गाना छोड़ो पहले पढ़ाई पे आओ, तो जो स्लो मोशन होता है, तो स्लो मोशन तो इसमें नहीं होगा ना। अगर हैट गिर रहा है, क्या बोल रहा है, एट द ड्रॉप मतलब गिरना मान लो, हैट मतलब टोपी मानो, हैट मतलब होता ही है वही है। ठीक है, तो एट द ड्रॉप ऑफ हैट यानी कि इंस्टेंटली कोई चीज़ हो गया, बिल्कुल इंस्टेंटली, तो बिल्कुल आसान था, इसमें कुछ था ही नहीं। हार्ड एंड फास्ट यानी स्ट्रिक्ट है, बोलते हैं ना हार्ड है फास्ट यानी स्ट्रिक्ट है, हिलेगा ही नहीं, हिल ही नहीं रहा है, हार्ड भी है फास्ट भी है, तोड़ने का कोशिश कर रहे, बिल्कुल नहीं कुछ हो रहा है। ठीक है, तो क्या क्या स्ट्रिक्ट व्यक्ति है, स्ट्रिक्ट चीज़ है, तो इसके लिए भी आसानी था। नेक्स्ट हो जाता है वेयर योर हार्ट ऑन योर स्लीव। ठीक है, इसका क्या होगा मतलब मेक वंस फीलिंग, मेक वंस फीलिंग अपार्टेंट। ठीक है, जो किसी एक का फीलिंग है उसको अपार्टेंट करना, उसी का अर्थ क्या होता है वेयर योर हार्ट ऑन योर स्लीव। ठीक है, इसका अर्थ हो गया मेक वंस फीलिंग अपार्टेंट। ठीक है, तो ये भी हो गया हमारा। तो इस तरह से हमारा जो ये ईडियम्स था ना, ये ईडियम टॉप ईडियम्स थे जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। हर एग्ज़ाम में कैजुअली ये देखने को मिले ही हैं, इनमें से सभी आए हुए क्वेश्चन ही हैं हर एग्ज़ाम में। एसएससी, बैंकिंग, बीएड, डीएलएड,
टीचरिंग वाला में, बीपीएससी, हर एग्ज़ाम में ये मतलब देखने को मिलेंगे। तो ये टॉप एग्जामिनेशंस के, स्कूल एग्जामिनेशन में भी हमें देखने को मिलेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और नेक्स्ट टॉप ऐसे ही इंग्लिश ग्रामर में ईडियम्स और डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के साथ बिना रटे, ठीक है, स्टोरी से समझ के याद करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।